नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने संत कवि कबीरदास जी के बारे में पूरा डिटेल देख लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जा कर के वहाँ से वॉच कर लीजिए। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल के बारे में देख रहे हैं। तो आज हम लोग जिस कवि को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में वो होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के जायस नगर कस्बे में हुआ था। इनके निधन की बात कर लें तो 1542 ईस्वी में इनके निधन हुआ था। अगर बात करें कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस भाषा में रचनाएं रचते थे, तो अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में आखिरी कलाम रचना में लिखा हुआ है जायस नगर मोर स्थानु। उन्होंने खुद लिखा है अपनी रचना में, जिनकी रचना का नाम है आखिरी कलाम। और दूसरी रचना है उनका पद्मावत, सबसे महत्वपूर्ण पद्मावत है। पद्मावत की स्तुति खंड में क्या लिखा हुआ है अपने जन्म के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने कि जायस नगर धर्म स्थानु तह कवि आय कीन्ह बखानू। ये पद्मावत के स्तुति खंड में ये बात लिखी हुई है। हम लोग बात कर लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु का क्या नाम था। तो सैयद अशरफ तथा शेख मोहिदी इनके कौन थे गुरु मलिक मोहम्मद जायसी जी के। आगे हम लोग देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में विशेष तथ्य। तो जायसी जो थे वो बाबर एवं शेख शाह सूरी के समकालीन थे। जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामचंद्र शुक्ल एवं जॉर्ज ग्रियर्सन ने जायसी का गुरु शेख मोहिदी को माना है। ये इम्पॉर्टेंट है, सर्वमान्य है। शेख मोहिदी जो है ये जायसी के गुरु हैं। ठीक है दोस्तों, जायसी की कब्र जो है वो आज भी अमेठी में है। कहाँ है? अमेठी ज़िला में है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जायसी जी की कब्र है। जायसी कैसे थे? जायसी कुरूप थे। शेर शाह सूरी की कथा में इनका अपमान हुआ था और इसी के उत्तर में जायसी जी ने सभासदों से कहा था मोही हसे सुकी कोई रही। उन्होंने ये वाक्य अपने अपमानित होने पर कहा था कि मोही हसे ही कि कोह रही। आगे हम लोग देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो रचनाएं थी वो इम्पॉर्टेंट है और यही आपसे पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो रचनाएं थी वो तीन थीं। सबसे महत्वपूर्ण पद्मावत, दूसरा है आखिरी कलाम और तीसरा है अखरावट। तो पद्मावत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैयद अली मोहम्मद के अनुसार बात करें तो 14 रचनाएँ थी। कितनी थी? 14 रचनाएँ थी सैयद अली मोहम्मद के अनुसार। पद्मावत थी, अखरावट थी, सखरावट था, इतरावट था, खुरवा नाम, मुराई नामा, मुखहरा नामा, मुखरा नाम, पोस्ती नामा, आखिरी कलाम। ये जो रचनाएं हैं ये सैयद अली मोहम्मद के अनुसार हैं। हम लोग याद रखेंगे शुक्ल जी के अनुसार 3 रचनाएं, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। आगे देखते हैं कि जायसी जी की प्रकाशित रचनाएं कितनी थी, कौन कौन सी रचनाएं प्रकाशित की गई थी। तो पद्मावत, आखिरी कलाम, महरी बाईसी और अखरावट और इसके साथ साथ चित्ररेखा ये सारी रचनाएं प्रकाशित की गई थीं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज पद्मावत के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। पद्मावत रचना से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए पद्मावत रचना को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ें इसकी हम लोग आज पूरी तरह से जान लेंगे। तो पद्मावत जो रचना है वो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका रचना काल कब था, कब ये रचना रची गई थी? तो 1540 ईस्वी में। काव्य रूप क्या है? तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य है, एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रचना 1520 ईस्वी हिजरी सनमत 927 में आरंभ की गई थी और 1540 ईस्वी में पूरी हुई थी। 1520 से लेकर 1540 ईस्वी तक पद्मावत की रचना हुई थी, 20 सालों तक। इसमें कुल कितने अध्याय या सर्ग हैं या कितने खंड हैं? तो 75 खंड है, ये याद रखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि पद्मावत में कितने खंड हैं। तो पद्मावत में 75 खंड
57 खंड हैं। कितने हैं दोस्तों? 57। 57 खंड हैं पद्मावत में, ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन से सर्ग महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं हम लोग। तो प्रथम सर्ग महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है स्तुति खंड। दूसरा खंड कौन सा है? सिन्हल द्वीप खंड है। तीसरा खंड क्या है? नागमती वियोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा खंड आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये नागमती वियोग का है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आखिरी वाला जो खंड है 57 नंबर का खंड, ये पद्मावती नागमती की सती खंड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप तीसरा भी याद कर सकते हैं। ये जितने हैं 4-5 खंड, सर्ग या अध्याय या खंड, ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों। पद्मावत की प्रतीक योजना के अंतर्गत देखेंगे कौन से पात्र किस चीज़ के लिए प्रतीक थे। तो चित्तौड़ जो पात्र था वो शरीर का प्रतीक था। रत्नसेन आत्मा या मन के, नागमती सांसारिक बुद्धि के प्रतीक थी। राग रिक्तता की बुद्धि पद्मावती, सिन्हलदीप हृदय, हीरामन तोता जो था वो गुरु का प्रतीक था। राघव चेतन जो था वो शैतान का प्रतीक था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो माया का प्रतीक था। इसके साथ साथ कामायनी के पात्रों से भी इसकी तुलना की गई है। सारस्वत प्रदेश, मनु, इड़ा, श्रद्धा, कैलाश मानसरोवर, ये सब आप कामायनी के बारे में जान सकते हैं। अगला है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रतीक योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए रतन सेन की आत्मा तथा पद्मावत को परमात्मा का प्रतीक माना है। ये इम्पॉर्टेंट है। पद्मावत के संदर्भ में विशेष तथ्य कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो पद्मावत की भाषा जो थी ठेठ अवधि थी, ग्रामीण अवधि थी। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने मूर्ति पूजा की निंदा की है, नहीं माना है उसको मूर्ति पूजा को। पद्मावत में शाहे वक्त के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई। शाहे वक्त का मतलब उस समय के जो राजा थे उसकी। पद्मावत में 12 मासा वर्ण आषाढ़ महीने से प्रारंभ हुआ है। शुक्ल जी ने पद्मावत को भक्ति काल एवं वेद काव्य, वेद वाक्य या समसोक्ति काव्य कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि की अर्घान कहा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ पेपर में है कि अवधि की अर्घान किसने कहा है पद्मावत को। तो पद्मावत को डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? अवधि की परघान। पद्मावत के संदर्भ में कुछ आलोचकों के मत हैं, उसको देख लेते हैं। किस आलोचक ने कौन सा कथन कहा है। तो जैसा कि आप सबको पता है आजकल आलोचकों के कथन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कथन याद रखना बड़ा ज़रूरी है। पद्मावत सूफी काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है, ये किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। पद्मावत प्रेम मार्गी काव्यधारा की सबसे अधिक प्रौढ़ एवं सरस रचना है, ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। पद्मावत हिंदी का पहला महाखंडाव्य, क्या है? पहला महाकाव्य है। पद्मावत हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है, जिसके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्धान है, डॉक्टर बच्चन सिंह अभी देख के आए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है अगला कथन, यदि वियोग श्रृंगार की दृष्टि से विचार करें तो पद्मावत हिंदी की ही नहीं अपितु विश्व की सभी भाषाओं में रचित वियोग श्रृंगार रस की क्रांतियों में से एक श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है। इस विरह वर्णन लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक संकेत देता है रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये याद रखने वाली बात है, ये कथन पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों पद्मावत के बाद दूसरी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की, जिसका नाम है आखिरी कलाम। तो हम लोग देख रहे हैं आखिरी कलाम के बारे में। आखिरी कलाम जायसी जी की पहली रचना मानी जाती है और इसका रचनाकार है 1523 ईस्वी में। शाहे वक्त के रूप में बाबर की इसमें प्रशंसा की गई है। इसे कयामत के दिन का वर्णन है, यानी कयामत के दिन का वर्णन जो है वो आखिरी कलाम में लिखा हुआ है। अगली रचना है अखरावट। तो अखरावट का रचनाकाल ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी साधना एवं सिद्धांतों का वर्णन, हिंदू मुस्लिम मान्यताओं में समन्वय का प्रयास किया गया है। चौपाई छंद का प्रयोग भी अखरावट में हुआ है। अगली रचना है चित्ररेखा। ये प्रेम आख्यान लघु खंड काव्य हैं। इस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। भक्ति काल में जायसी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविता का वास्तविक रूप हमारे सामने है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगला है दोस्तों, नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो आएगा ही पेपर में। नागमती वियोग रचना या वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय रचना है या वस्तु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये बात है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में बहुत ही डिटेल से, जितनी भी उनकी रचना थी, उन रचनाओं में जो महत्वपूर्ण था उन सबको हम लोगों ने देख लिया है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे सूफी संत काव्यधारा के अन्य कवियों को और उनकी रचनाओं के बारे में। आपको लगातार इस चैनल पर लगातार आप लोगों को ऐसी वीडियो लगातार मिल रही हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट देखिए और पूरा वीडियो को वॉच करिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।